हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नीट पास आने वाला है और फिजिक्स को लेकर काफ़ी सारे बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि कैसे फिजिक्स में मार्क्स इंप्रूव करें, फिजिक्स को कैसे कवर करें, कैसे सिलेबस खत्म करना है, समझ नहीं आ रहा, मार्क्स ही नहीं आ रहे, क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहे हैं। ये दिक्कत सबके साथ हो रही होगी। सो डोंट वरी, आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ कि कैसे आपको अपना सिलेबस खत्म करना है, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, कैसे आपको अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं मॉक टेस्ट में, कैसे आपको अपना स्कोर बढ़ाना है। एंड आई एम श्योर अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो फिजिक्स में आपके मार्क्स तो बढ़ेंगे ही, पर साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करो तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करो तो आपको कैसे सब कुछ करना है। मैंने खुद अपने टाइम पे सेल्फ स्टडी करी थी, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता पाऊंगी कि आपको कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना है, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से लेक्चर्स देखने हैं, किस तरह से आपको अपना प्लानर बनाना है, सब कुछ आपको कैसे मैनेज करना है कि आपका मार्क्स भी इंप्रूव हो और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी रिसोर्सेज मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या तो यूट्यूब पे या फिर मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको वहाँ से लेना और पढ़ना है। टेलीग्राम चैनल आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लेना। आज इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करने वाली हूँ, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस पूरी वीडियो को अच्छे से देखना है और जो जो मैं बता रही हूँ सबको आपको फॉलो करना है। अगर आपको 1% भी डाउट हो रहा है कि अभी कम टाइम बचा है, हम नहीं कर पाएंगे, कि अभी भी पॉसिबल है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे पास सिर्फ 4 महीने थे और उसके बाद भी मैंने अपना 2.5 महीने में सारा सिलेबस खत्म कर लिया था। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप तो 100% कर सकते हो। इट जस्ट डिपेंड ऑन यू कि आपको करना है या नहीं। अगर आप करना चाहते हो ना तो आप डेफिनेटली कर लोगे, और अगर आपको नहीं करना तो आपको 1 साल दे दो, 2 साल दे दो, आप नहीं करोगे। तो इसलिए टाइम का तो इशू बिल्कुल भी मत बनाओ। अगर करना चाहते हो तो अब भी पॉसिबल है बहुत अच्छे से। अगर आप करने के लिए तैयार हो तो इस बचे हुए टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है कि आपका मैक्सिमम स्कोर आ पाए, तो वो मैं बता रही हूँ। और इस सबको अच्छे से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली मैं गारंटी दे रही हूँ आपका बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले देखो, आपको प्लानर चाहिए जिसके थ्रू आपको अपना सिलेबस खत्म करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपको रोज़ क्या करना है, आपके डेली टारगेट्स क्या है, आपको अपना सिलेबस कब तक खत्म करना है, ठीक है, आपके वीकली टेस्ट में आपने क्या सब कुछ डिज़ाइन कर रखा है, आपको पता होना चाहिए। अब इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक मंथली प्लान अपलोड कर रखा है जिसके थ्रू आप कर सकते हो अपना सिलेबस कंप्लीट। दूसरा एक फिजिक्स के लिए 21 डेज चैलेंज अपलोड कर रखा है। उसमें मैंने बताया कि आपको 21 डेज में कितने चैप्टर्स करना है, किस चैप्टर को कितने दिन में करना है और किस तरह से करना है, सब कुछ ठीक है। इसके अलावा मैंने डेली टारगेट्स भी दिए 15 डेज के। उन डेली टारगेट्स में मैंने बताया कि आपको रोज क्या करना है, किस दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, किस दिन लेक्चर लेना है, कैसे आपको करना है, कब रिवीजन करनी है, सब कुछ। तो आप इन तीनों में से आपको जो भी सबसे बेस्ट लगे अपने लिए आप उसको फॉलो कर सकते हो। बट मैंने इन तीनों में से अपने टाइम पे कुछ भी फॉलो नहीं किया था। मैंने कुछ और तरीके से अपना सिलेबस खत्म किया था, वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। मैंने कोई भी अपने लिए ऐसा प्लानर नहीं बनाया था। मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले जाके मॉक टेस्ट लिया था कोई भी, ठीक है। मॉक टेस्ट अब मैंने कहाँ से लेते हैं वो मैं आपको बताऊंगी आगे, ठीक है। मैंने मॉक टेस्ट लिया, मैंने मॉक टेस्ट का सिलेबस देखा, ठीक है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने उसे डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये मॉक टेस्ट 15 दिन बाद देना है, ठीक है। तो 14 डेज में मुझे उसको कैसे कवर करना है उस सिलेबस को, मैंने ये सोचा। फिर उस मॉक टेस्ट का जो सिलेबस था वो मेरा टारगेट बन गया कि मुझे 14 डेज में वो खत्म करना है, ताकि मैं फिर 15th डे पे अपना मॉक टेस्ट दे पाऊँ। तो वो मेरा टारगेट बन गया और वही मेरा प्लानर बन गया, ठीक है। और उसको मैंने फिर डिवाइड किया डेली टारगेट्स में, ठीक है। मेरे को एक प्लानर मिल गया कि मेरे को इतना खत्म करना है 14 डेज में, क्योंकि मेरे को अगले दिन मेरे को मॉक टेस्ट देना है। तो 14 डेज का मेरे पास प्लानर आ गया। फिर उसको मैंने डेली टारगेट्स में डिवाइड कर लिया कि आज मैं ये कर रही हूँ, फिर ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो। तो मैंने तीनों सब्जेक्ट्स के लिए अपने डेली टारगेट्स बना लिए और मैं उसी की तरह पढ़ती थी रोज़। जो मेरा टारगेट था, मेरा टारगेट यही होता था कि जो मैंने अपना डेली टारगेट रखा है मेरे को वो कंप्लीट करके ही सोना, चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए। तो मैं अपने सारे डेली टारगेट्स कंप्लीट करके सोती थी और ये पूरा करके मेरे को मॉक टेस्ट देना होता था। तो इस तरीके से मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया था। इस तरह से करने से मेरे को दो एडवांटेजेस मिले थे। पहला ये, जब भी हम खुद से प्लानर बनाते हैं ना कि आज हमें ये करना है, या मंथली प्लानर हो गया जो भी होगा, तो हम एक दिन फॉलो करेंगे, 2 दिन फॉलो करेंगे, फिर हमारे बैकलॉग्स होने शुरू हो जाएंगे, जो कि नेचुरल है। जैसे हमारा बैकलॉग होगा हम उसे छोड़ देंगे, हम तीसरी वीडियो देखेंगे कोई, और उसके अकॉर्डिंग हम दोबारा से एक टारगेट बनाएंगे, एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे कि अब से करते इतने दिन में हमें खत्म करना है। और यही चलता रहता है। क्योंकि मैं एक ड्रॉपर थी तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में यही गलती करी थी। मैंने एक टारगेट बनाया, मेरा कुछ फॉलो हुआ, बैकलॉग्स हो गए, फिर मैंने दोबारा कोई वीडियो देखी, मैंने न्यू टारगेट बनाया कि अब से फ्रेश स्टार्ट करते हैं, फिर मैंने कुछ करा, फिर बैकलॉग्स हो गए, फिर मैंने फिर बनाया। तो ये चीज़ ना चलती रही। और इस वजह से क्या हुआ, मेरा एंड तक आते आते मेरे को जितना सिलेबस करना था ना उतना नहीं हो पाया था। मैं शुरू के ही चैप्टर्स पर अटके रह गई थी, मेरे एंड के चैप्टर्स हो ही नहीं पाए थे कभी। तो फिर मुझे ये चीज़ पता थी कि अगर मैं कोई वीडियो देखती हूँ या मैं कोई प्लानर बनाती हूँ तो मेरा सिलेबस नहीं होने वाला, और फिर से वही चीज़ हो जाएगी। और मैं क्योंकि बहुत लेट स्टार्ट कर रही थी, मेरे पास टाइम भी कम बचा था, तो मैं ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि मैं और टाइम वेस्ट करूँ। तो मेरे को कोई रिस्क नहीं लेना था, इसलिए मैं कोई भी प्लानर पे नहीं गई। मैंने इस तरीके से करा। इससे क्या हुआ कि मुझे पता था कि मुझे 15 डे पे मॉक टेस्ट देना है। तो मेरे को कोई चांस नहीं कि अगर मेरा बैकलॉग भी होता है तो मैं उसे छोड़ दूँ या मैं दोबारा से न्यू बना लूँ। मेरे को देना है मॉक टेस्ट तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। अगर मेरा बैकलॉग हो रहा है तो कम मॉक टेस्ट, कम प्रिपरेशन के साथ दूंगी मॉक टेस्ट, पर देना तो है ही, वो तो नहीं हट सकता।
और मैंने ना एक और काम कर दिया था, मैंने अपने घर पे सबको बोल दिया था कि हमको इस डेट पे मॉक टेस्ट देना है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना कि मैं दे रही हूँ या नहीं दे रही। तो वो लोग मुझे 2-3 दिन पहले से बोलने लग जाते थे कि देखो मॉक टेस्ट देना है, तेरे को याद है ना, तेरी प्रिपरेशन चल रही है ना, ऐसा तो नहीं कि तू छोड़ने के लिए सोच रही है। तो मेरे को पहले से प्रेशर आ जाता कि नहीं यार, जितना भी हुआ है, जितना भी हो रहा है करना है और देना है, तो मॉक टेस्ट तो नहीं छूट सकता। तो उस वजह से मेरे को एक टारगेट मिला हुआ था कि मुझे मॉक टेस्ट देना ही है। तो जितना मेरे से हो पाता था मैं अपना बेस्ट देती थी और काफ़ी हद तक मैं सिलेबस ख़त्म करने की कोशिश करती थी। तो ये मेरे लिए तो बहुत बेनिफिशियल रहा था। इसके साथ-साथ एक और फ़ायदा जो होता है कि आपको अपने प्रिपरेशन में बीच-बीच में पार्ट टेस्ट देने होते हैं, जो कि नेसेसरी है। उसके बिना तो नहीं होगा, आपको पार्ट टेस्ट देने हैं, अपनी प्रिपरेशन का चेक रखना है, देखना है कि आपने जितने चैप्टर्स करे हैं, वो आपको कितने याद हुए हैं, कैसे हुए हैं, आपकी क्या उसमें चल रहा है, आपकी क्या गलती हो रही है, आपको सब कुछ देखना होता है। तो जब हम लोग अपना टारगेट खुद से बनाते हैं, तो कई बार क्या होता है, हम अपने हिसाब से चैप्टर्स रखते हैं कि आज ये कर लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपना बना रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हमें उस पोर्शन का जितना हमने पढ़ा है, उसका हमें पार्ट टेस्ट मिले और हम उसकी प्रैक्टिस कर पाएँ। तो कई बार क्या होता है, इस वजह से हम लोग पार्ट टेस्ट दे ही नहीं पाते और सिर्फ सिलेबस ही पढ़ते रहते हैं, और जो बहुत बड़ी गलती है, पार्ट टेस्ट देना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट से ही सिलेबस निकाला था और फिर मैंने प्रिपरेशन करी थी, तो ये जो दिक्कत थी कि हमने पढ़ लिया पर हमारे पास अब उस सिलेबस का मॉक टेस्ट नहीं है, तो वो मेरे साथ नहीं हुई थी। मेरे को अपना प्रिपरेशन करते ही मेरे को मॉक टेस्ट मिला, मैंने मॉक टेस्ट दिया और साथ-साथ जो-जो मैं पढ़ रही थी, वो सब कुछ मैं मॉक टेस्ट देख के एनालाइज़ कर रही थी, मेरी क्या गलती हो रही है, कहाँ-कहाँ मैं गलत जा रही हूँ, और उन गलतियों को इम्प्रूव करके मैं उन चैप्टर्स को पूरा पैक करती जा रही थी। तो मैंने अपना सिलेबस इस तरीके से कंप्लीट किया था और मेरा पार्ट टेस्ट के अलोंग मेरा 2.5 महीने में खत्म हो गया था, क्योंकि आप लोग कोई भी पार्ट टेस्ट सीरीज़ उठाओगे, तो वहाँ पे 2.5 से 3 महीने के अंदर-अंदर एक बार आपका सारे सिलेबस का पार्ट टेस्ट के थ्रू टेस्ट हो जाता है, उसके बाद फिर फुल मार्क्स स्टार्ट होते हैं। तो इस तरह से मैंने किया था, तो मेरा सिलेबस टाइम से खत्म भी हो गया था, मैंने साथ-साथ पार्ट टेस्ट भी दे दिए थे, मैंने गलती भी इम्प्रूव कर ली थी, उन्हें सुधार भी लिया था और मेरा कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो अगर आप लोग खुद से श्योर हो कि आप कोई भी पार्ट टेस्ट स्किप नहीं करोगे और एकदम ऑनेस्टी के साथ इस तरीके से करोगे फॉलो, क्योंकि इसमें आपकी ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप लोग कितना ऑनेस्टली अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हो, पार्ट टेस्ट दे रहे हो नहीं दे रहे, स्किप तो नहीं कर रहे, अपनी प्रिपरेशन कितनी सीरियसली कर रहे हो, तो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप लोग सेल्फ अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कर सकते हो कि आपको कब पार्ट टेस्ट देना है, आपको कितने दिन में सिलेबस कवर करना है, सब कुछ मैनेज कर सकते हो, तो ये तरीका बेस्ट है। लेकिन नहीं कर पा रहे, दिक्कत हो रही है, तो फिर आप लोग मंथली प्लानर, 21 डेज चैलेंज, 15 डेज से आगे किसी के भी थ्रू आप कर सकते हो, और जो आपको सबसे बेस्ट लगे आप मुझे कमेंट्स में बता के जाना, मैं उसके लिए आगे और आपको हेल्प करूँगी। फॉर एग्जांपल आपको 21 डेज चैलेंज अगर ज़्यादा बेटर लगता है, तो मैं और भी आगे के चैलेंज बना दूँगी ताकि उसके थ्रू आप अपना सिलेबस कवर कर पाओ। तो मुझे बता के ज़रूर जाना। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे मेरा सिलेबस ही खत्म नहीं हो पा रहा था लास्ट तक, कुछ चीज़ें रह गई थी, तो मैं ना फुल मार्क्स देने से बहुत ज़्यादा डरती थी कि मेरे मार्क्स कम आएँगे, और मैंने बहुत कम मॉक टेस्ट दिए थे। मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि जितना भी टाइम है, जितना सिलेबस मैं पढ़ पा रही हूँ, जितनी चीज़ें मैं रिवाइज़ कर पा रही हूँ, उतना कर लूँ। मॉक टेस्ट दूँगी, 3 घंटे देने में जाएँगे, फिर देखो गलतियाँ सब करो, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने बहुत कम मॉक टेस्ट दिए थे, उनमें भी मेरे जब 550 के अराउंड मार्क्स आते थे, तो मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती थी, तो मैं फिर एनालाइज़ भी नहीं करती थी उन्हें। और ये जो गलती मैंने फर्स्ट एटेम्प्ट के टाइम पे कर दी थी ना, मुझे नीट के एग्ज़ाम देते टाइम पता लग रही थी कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने मॉक टेस्ट में देखे थे, पर मैंने उन्हें एनालाइज़ नहीं किया, मैंने उन्हें नहीं देखा कि किस तरह से उन्हें सॉल्व करना है, और एग्ज़ाम पे मैं एकदम ब्लैंक हो गई कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अभी कैसे सॉल्व करूँ, कि एग्ज़ाम में मॉक टेस्ट देते टाइम भी मैंने नहीं देखा उन्हें। तो मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कि काश मैं एटलीस्ट मॉक टेस्ट ही एनालाइज़ कर लेती, तो मेरे क्वेश्चन सही हो जाते। तो मुझे पता लग गया था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब मेरा हो गया बस इस अटेम्प्ट में। इसलिए जब मैंने ड्रॉप लिया, तो मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से डिसाइड कर लिया था कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं मॉक टेस्ट तो नहीं छोड़ने वाली। और क्योंकि यहाँ ह्यूमन नेचर होता है, जब हमारी प्रिपरेशन नहीं होती, बैकलॉग्स होते हैं और डर होता है मॉक टेस्ट देते टाइम कि अगर इस बार भी नंबर कम आ गए, इसमें भी रिजल्ट नहीं मिला, तो क्या क्या इस बार भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। काफ़ी सारे नेगेटिव थॉट चल रहे होते हैं माइंड में, तो मन नहीं करता मॉक टेस्ट देने का, मन करता है छोड़ देते हैं, नहीं देना, नहीं फेस करनी रियलिटी को, तो मन नहीं करता बिल्कुल भी। और ये मेरे साथ होता था काफ़ी बार। इसलिए मैंने घर में सबको बोल रखा था कि आपको मेरे मॉक टेस्ट के ऊपर ध्यान रखना है कि मैं दे रही हूँ नहीं दे रही, क्योंकि मेरा मन करता था कि मुझे नहीं देना, छोड़ देती हूँ। पर जब इतना प्रेशर आता था कि नहीं दे दे, चाहे कितने भी नंबर आए तो दे दे एक बार, तो फिर मैं देती थी और फिर नंबर कम आते थे, डिमोटिवेशन होता था। पर मैंने कभी ये नहीं करा कि मॉक टेस्ट दे के छोड़ दिया। एनालाइज मैंने प्रॉपर किया है, अपनी गलतियाँ सुधारी है, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ कि अब भी गलती हो रही है, मैं नीट में नहीं करूँगी गलती दोबारा। तो मैं आप सबको ही इसलिए बता रही हूँ बिकॉज़ मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो गलती मैंने करी है वो गलती आप मत करना। आप लोग मेरी गलती से सीखो, क्यों आपको गलती करके सीखना है। जब दूसरे ने गलती करी और वो आपको बताया, तो आप उस गलती से सीख सकते हो, उस गलती को प्रिवेंट कर सकते हो कि वो आपकी प्रिपरेशन में ना हो। आई एम श्योर काफ़ी सारे बच्चे हैं जो मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, डरते हैं, मन नहीं करता, प्रिपरेशन नहीं होती, बैकलॉग के डर की वजह से नहीं देते, सोचते हैं कि अभी इतने चैप्टर तो नहीं पढ़े, मार्क्स कम ही आएँगे, पूरा पढ़ के दे देंगे। नहीं हो पाता दोबारा, कभी नहीं दिया जाता मॉक टेस्ट, स्किप हो जाता है। तो ये सब इश्यूज़ चल रहे हैं सबकी प्रिपरेशन में।
एंड द फैक्ट इज़ कि ये सारे इश्यूज़ ना आपके लास्ट डे तक चलेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा आपके कि आपको लगे कि यार मुझे आज सब आता है। हमेशा ये लगेगा कि यार मुझे शायद वो नहीं आता, मैं ये भूल रहा हूँ, मेरा ये बैकलॉग है, वो एक बार पढ़ लेता हूँ, ये तो हुआ ही नहीं। तो ये चीज़ें ना हमेशा लगेगी। तो इस वजह से आप मॉक टेस्ट छोड़ोगे तो मतलब छोड़ते ही जाओगे, फिर तो कोई दे ही नहीं पाओगे। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये गलती नहीं करनी। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं दोगे तो उसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। तो पार्ट टेस्ट दो, अभी से स्टार्ट कर दो। जितना पढ़ रहे हो, चाहे कितना ही किया हो, पार्ट टेस्ट दो, देखो कितना आता है। एटलीस्ट अगर आपके 10 चैप्टर आ रहे हैं, आपने उसमें से 5 करे या 6 करे, जितने भी पढ़े हो उतने का दे दो। इससे क्या होगा, एटलीस्ट अगर 5 ही चैप्टर पढ़े हैं तो 5 तो आपके फाइनल होंगे, जो आपको ऐसा लगेगा कि यार 5 तो मुझे आते हैं। अगर नहीं दोगे ना मॉक टेस्ट, तो जो 5 पढ़े हैं कुछ टाइम बाद भूल जाओगे, और वो 5 भी हो जाएगा कि यार ये तो मुझे आता नहीं, तो बैकलॉग है मेरा। तो जो पढ़ रहे हो वो भी बैकलॉग बना रहे हो अगर आप नहीं दे रहे तो इस तरीके से सोचो। तो मॉक टेस्ट ना देके, एक तो जो आप पढ़ रहे हो वो आपका बैकलॉग में कन्वर्ट हो रहा है। आपको जो पढ़ लिया आपने उसमें आपकी क्या गलती है वो आप इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो। आपको अपने मार्क्स नहीं पता लग पा रहे, आपकी स्पीड नहीं मेंटेन हो पा रही, आपको उस 3 घंटे में उस प्रेशर के साथ कैसे पेपर करना है वो नहीं सीख पा रहे हो। तो काफ़ी ज़्यादा आप लूजिंग एंड पे जा रहे हो, ठीक है। एंड ऐसा नहीं सोचना कि अभी फुल मार्क्स दे देंगे सीधा। पार्ट टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको अभी से स्टार्ट कर देने चाहिए। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रखी है तो आपको देने चाहिए, आपको स्टार्ट कर देने चाहिए। और अगर आप अभी कर रहे हो तो फिर अपना टाइम लो, 10-15 दिन अपना थोड़ा सा सिलेबस कवर करो और फिर देना स्टार्ट कर दो। बट देना तो है आपको, ठीक है। पार्ट टेस्ट छोड़ के खाली फुल मार्क्स दे दोगे लास्ट के 2 महीने में, ऐसे नहीं होगा। जितनी माइन्यूट गलती आपको अपनी पार्ट टेस्ट से पता लग पाएगी ना, वो आपको फुल मार्क्स नहीं बता पाएगा। फुल मॉक टेस्ट में आपके ऊपर ऊपर के क्वेश्चन होंगे, एक टॉपिक कवर हो पाएगा, 2 हो पाएंगे। पर पार्ट टेस्ट में आपका अंदर अंदर से बहुत डिटेल में क्वेश्चन कवर होते हैं। आपको पता लग पाता है एक चैप्टर की आपको कहाँ कहाँ आप लैक कर रहे हो, वो सारी चीज़ आपको पता लग पाती है। तो वो देना ज़रूरी है। एंड एक और गलती जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि आपको ऐसा नहीं कि पार्ट टेस्ट दे दिया या फुल मॉक टेस्ट कोई भी है वो दे दिया और फिर छोड़ दिया, जो मैं कर रही थी अपने टाइम पे, वो नहीं करनी है, ठीक है। मेक श्योर जितने भी दे रहे हो, ठीक है, कोई नंबर नहीं बोल रही, जितने भी दे पा रहे हो उन सबको आपको एनालाइज करना है। एनालाइज में आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट देने के बाद देखना है कि आपकी क्या गलतियाँ हुई है। जितना टाइम आपने करने में लगाया ना 3 घंटे, उतना ही टाइम आप उसको एनालाइज करने में भी लगाओ। 3 घंटे पूरा देखो कि आपने क्या गलती करी है, जितने क्वेश्चन आपके गलत हुए क्यों हुए, क्या रीज़न है उनका गलत होने का। फॉर्मूला भूल गए इसीलिए मिस्टेक है, कैलकुलेशन एरर है, आपको कंसेप्ट नहीं याद आ रहा, आपको क्लियर नहीं हुआ, आप क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, क्या दिक्कत है वो सब आपको देखनी है। वो गलतियाँ आप देखोगे, उन गलतियों को फिर देख के कुछ नहीं होगा, ठीक है। उन गलतियों को आपको इंप्रूव करना है और आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जो गलती आपकी एक मॉक टेस्ट में हो रही है ना, वो आगे दोबारा किसी और मॉक टेस्ट में ना हो, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके आज आपने मॉक टेस्ट दिया और उन गलतियों को इंप्रूव किया तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स बढ़े हुए आएंगे, इंक्रीमेंट होगा, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है मार्क्स कम भी आ जाए और या सेम लेवल पर रहे, ठीक है, वो हो सकता है। पर जो मार्क्स कम आ रहे हैं ना, उनका रीज़न वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए जो पहले हो चुकी है। किसी और गलती की वजह से आ रहे हैं, कोई और गलती आपकी हुई है, ठीक है, आप उसे इंप्रूव करो, वो अगली बार नहीं होगी। लेकिन सेम गलती की वजह से आपके मार्क्स कम आए जा रहे हैं तो ये गलत है। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि जो गलती आज आप कर रहे हो ना, वो दोबारा किसी और मॉक टेस्ट में ना हो और उस सेम गलती की वजह से आपके मार्क्स दोबारा नहीं कटे। तो ये चीज़ अगर आप करते जाओगे ना, इस पर अगर आप ध्यान देते जाओगे तो आपके डेफिनेटली मार्क्स इंप्रूव होंगे। एंड अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि मॉक टेस्ट कहाँ से दे, हमने तो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है, तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। मैंने पहले भी बहुत सारे अपलोड करे हैं और मैं अभी भी बहुत सारे अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उन सबको दे सकते हो जाके। और मैं आगे भी बहुत सारे अपलोड करूँगी नी 2026 के लिए, तो आप उन सबको दे देना। तो आपको मॉक टेस्ट की तो कोई कमी नहीं होने वाली है, वहाँ से जाके आप दे सकते हो। नीट तक के लिए आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, तो आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको मॉक टेस्ट देने की नीड हो और आपको मॉक टेस्ट ना मिले। यू विल डेफिनेटली गेट मॉक टेस्ट देयर, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि कैसे आपको अपना प्लानर बनाना है और कैसे आपको अपना सिलेबस खत्म करना है और आपको मॉक टेस्ट देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको देना है, कहाँ से आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, सब कुछ मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो आपने प्लानर बना लिया है तो उस टाइम फ्रेम में आपको अपना सिलेबस कैसे खत्म करना है, तो ये बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको लेने हैं लेक्चर्स, ठीक है। अगर आप स्टार्ट करो, आप लेक्चर लोगे तो लेक्चर कहाँ से लोगे, आपने कोई भी डिटेल बैच ले रखा है तो आप वहाँ से ले सकते हो। अगर आपने कुछ नहीं ले रखा और आप लोग सेल्फ स्टडी करो तो आप लोग यूट्यूब से ले सकते हो। अब यूट्यूब से कौन सी वन शॉट्स लेनी है, तो आप उम्मीद की या फिर प्रचंड बैच की ले सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन अब जो आता है वो ये आता है कि दी क्या वन शॉट्स इनफ है। देखो सिंपल सी बात है कि आपके पास और कोई सोल्यूशन है। लाइक मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी तो मेरे पास तो कोई सोल्यूशन ही नहीं था, मेरे पास कोई डिटेल बैच था ही नहीं, तो मुझे तो उम्मीद बैच की लेनी थी क्योंकि मैं यूट्यूब से कर रही थी, वन शॉट से लेनी थी, मेरे पास सोल्यूशन ही नहीं था कुछ और। तो अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आपके पास कोई डिटेल बैच नहीं है तो आपके पास तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना, आपको वही लेना पड़ेगा। तो फिर ये सवाल क्यों आता है। जब मैं पढ़ रही थी मुझे पता था मेरे पास कोई डिटेल बैच नहीं है, मुझे वन शॉट से ही करना है, तो मैंने नहीं पूछा किसी से कि क्या वन शॉट से सिलेक्शन हो पाएगा, क्या वन शॉट इनफ है। मैंने मेहनत करी कि वन शॉट को मैं इनफ बनाऊँ। जो कमी मुझे लगी कि यार ये कमी है इसमें या ये मेरा कहीं मैं लैक कर रही हूँ, ये मेरे प्रिपरेशन में वीक हो रहा है, तो मैंने उस चीज़ को फाइंड आउट करके मैंने उसे इंप्रूव किया। तो मैंने वन शॉट्स को इनफ बनाया।
वन शॉट्स का इनफ होना या ना होना वो मैटर ही नहीं करा। मैंने वन शॉट ली, मुझे पता लगा कि यार ये कमी है जो शायद मेरी प्रिपरेशन को वीक कर सकती है, मेरे मार्क्स को कम कर सकती है। मैंने उस चीज़ पे वर्क किया, मैंने उसे इम्प्रूव किया एंड आई मेक इट इनफ। ठीक है, वन शॉट इनफ नहीं थी बट मैंने उसे इनफ बनाया। तो आप इस माइंडसेट से चलोगे कि अगर वन शॉट इनफ नहीं है तो हम उसे इनफ कर देंगे, हम उतनी जो भी कमी है वो सब कुछ करेंगे, तो फिर आप कर सकते हो। देखो, जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपके पास कोई और सोल्यूशन नहीं है, आपको करना है यूट्यूब से। यूट्यूब से अब कौन सी वन शॉट्स बेस्ट है वो मैं बता सकती हूँ। ठीक है, बहुत सारी वन शॉट आएगी यूट्यूब पे। बेस्ट वाली मैं बता सकती हूँ जो मैंने करी थी, उम्मीद बैच की करी थी मैंने, आप लोग अभी प्रचंड की भी कर सकते हो। तो बेस्ट वन शॉट्स मैंने बता दी, बट डेफिनेटली वन शॉट्स इनफ नहीं होती, वहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत तो रहती है। बट लकीली जो दिक्कत है वो आप लोग कवर कर सकते हो। तो अगर आप वो करने के लिए तैयार हो तो आप जाओ वन शॉट्स पे और कर लो, हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, नहीं तैयार, तो फिर तो नहीं होगा। देखो, खाली वन शॉट से नहीं होगा, आपको खुद से एफर्ट डालने पड़ेंगे। मैंने भी डाले, आपको भी डालने पड़ेंगे। वन शॉट से कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे, सारे कंसेप्ट समझा रखे हैं, आप लोग उम्मीद की भी देख सकते हो, प्रचंड की भी देख सकते हो। तो कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, तो कंसेप्ट में इट इज़ गुड। लेकिन अगर आप लोग सोचो कि जितने क्वेश्चंस वन शॉट में करवा रखे हैं उतने क्वेश्चंस करके हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं होगा। उतने क्वेश्चंस इनफ नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी। तो वहाँ अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप वन शॉट देखते हो, खुद से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो फिर होगा जो मैंने भी करा है। ठीक है, मैंने यही किया, मैंने वन शॉट देखी, मैंने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करी और मेरा हुआ। ठीक है, बट अगर आप लोग सोचते हो कि जितने क्वेश्चन वन शॉट में करवा दिए हम उसी को पढ़ लेंगे, उसी को रिवाइज कर लेंगे, बार बार उसी की प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा, तो नहीं होगा। वो इनफ नहीं है, वो वहाँ पे कम क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो ये मेहनत आपको खुद से करनी पड़ेगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली मेहनत आप कर सकते हो। इट इज़ डूएबल, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। आप लोग वन शॉट्स लो, कंसेप्ट समझो, क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करो, किया जा सकता है। एंड इसका एक और सोल्यूशन जो मैंने किया था, क्योंकि वन शॉट्स में कई बार क्या होता है, कंसेप्ट समझ में आ गया लेकिन हम खुद से अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं तो नहीं होते सॉल्व। हमें समझ नहीं आता कि कैसे अप्रोच करना है, क्या एप्लीकेशन है उस फॉर्मूला की, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, नहीं क्लियर हो पाता, ब्लैंक हो जाता है। मैं भी होती थी। ठीक है, तो उसका भी मैंने सोल्यूशन ढूंढा। तमन्ना मैम की 7 क्वेश्चन सीरीज उसी साल लॉन्च हुई थी जिस साल मेरे को नीट देना था, तो मैंने वो सीरीज़ पूरी लगाई। तो बेसिकली उस सीरीज़ में क्या था, तमन्ना मैम ने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के नीट लेवल के क्वेश्चन करवा रखे थे। पहले टॉपिक वाइज, देन चैप्टर वाइज, देन यूनिट वाइज एंड देन फुल मार्क्स में। तो काफ़ी सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस वहाँ पे हो गई थी। तो जो ये दिक्कत आती है ना कि वन शॉट में क्वेश्चंस कम करवाए जाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कम है, वो वहाँ से कवर कर ली थी मैंने पहले वन शॉट देखा, कंसेप्ट समझे, फिर वो सीरीज़ लगाई, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करे और अपनी जो अप्रोच है क्वेश्चंस के लिए वो इम्प्रूव करी। उससे मुझे अप्रोच क्लियर हो गई, मुझे एप्लीकेशन समझ में आ गई, तो मेरी जो दिक्कत थी वो भी सॉल्व हो गई। तो फिजिक्स के लिए अगर खाली वन शॉट देखते हो तो वो इनफ नहीं है, लेकिन अगर वन शॉट के साथ ये सीरीज़ लगा लोगे तो इट इज़ इनफ। ये सीरीज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी फ्री, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, वहाँ से जाके आप कर सकते हो। एंड एक और बात, इस चीज़ को आपको ऐसे नहीं करना कि वो चल रहा है वीडियो और आप लेक्चर ले रहे हो, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरह करना है। आपको पेपर पेन लेके बैठना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है और फिर देखना है आपका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो फिर आप देखोगे क्या सोल्यूशन है, क्यों नहीं आ रहा, क्या गलती करी। इस तरीके से करोगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से आपको करना है। तो ये हो गया, आपको पहले लेक्चर देखा, फिर आपने करी ये सीरीज सॉल्व, इसके बाद आपको करनी खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस। इफ़ यू हैव एनी बुक मॉड्यूल आप वहाँ से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप PW NCERT पंच बुक की PDF से कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व, जहाँ से मैंने किए थे। बहुत अच्छी बुक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, नीट लेवल के, तो आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो और अच्छे से वहाँ से करके अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैंने भी वही करी थी, तो वो बुक आप फॉलो कर सकते हो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का पूरा। इसके बाद बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि दीदी NCERT का क्या करना है, नोट्स का क्या करना है। तो देखो, मैंने NCERT तो नहीं पढ़ी थी फिजिक्स में, मैंने नोट्स रीड करे थे। मेरे पास तो बनाने का भी टाइम नहीं था, तो मैंने बैच के ही नोट्स रीड करे थे। तो आप लोग या तो बैच के ही नोट्स रीड कर सकते हो या फिर आप लोग मेडिसी बुक को भी यूज़ कर सकते हो, जो अभी आ गई है आप लोगों के लिए। तो उसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप ले सकते हो। तो उस बुक को आप यूज़ कर सकते हो नोट्स के लिए। सारी NCERT वहाँ पे अच्छे से लिखी है, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए आप लोग उसे कर सकते हो। इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी करने के लिए, वो है आपकी फॉर्मुला शीट्स। वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी PDF, वहाँ से आप ले सकते हो। लेकिन आप कोशिश करो अपनी खुद की बनाने की, बिकॉज मैंने भी अपनी खुद की बनाई थी। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक। इससे आपकी बहुत अच्छे से क्विक रिवीजन होगी, आपको फॉर्मुलाज बहुत जल्दी याद होंगे, तो काफ़ी बेनिफिशियल है अपनी खुद की बनाना। तो फॉर्मुला शीट्स आप अपनी बना लेना। इसके बाद काफ़ी सारे बच्चों को ये भी सवाल रहता है कि दीदी रिवीजन कैसे करनी है। तो देखो, रिवीजन में आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स या माइंड मैप्स या फिर अपनी फॉर्मुला शीट से फटाफट से पूरा चैप्टर आपको पहले 15 से 20 मिनट में याद करना है सब कुछ। तो फॉर्मुला शीट्स आप अपनी खुद की बना रहे हो, शॉर्ट नोट्स माइंड मैप्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप ले सकते हो। तो फटाफट से पहले रिवाइज कर लेना, फिर आपको करनी होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के तो रिवीजन नहीं होती है। अब जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर रहे हो, कौन से क्वेश्चन की करें, कितने क्वेश्चन की करें, तो देखो पॉसिबल नहीं है वापस से कि आप 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, जब आप वन टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, जो आपको नहीं समझ में आया, जिसके लिए आपने सोल्यूशन देखा, डिफिकल्ट लगे, जो आपको उन क्वेश्चंस को आपको सर्कल करना है या फिर स्टार मार्क करना है। ठीक है, और रिवीजन के टाइम पे आपको उन्हीं क्वेश्चन को करना है। फॉर एग्जांपल, आपने 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे और आपसे 70 हो गए, आपने 30 क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे, तो उन 30 को मार्क कर लो। रिवीजन के टाइम पे आपको उन 30 को करना है, जो पहले हो गए वो हो गए, उनको दोबारा नहीं करना।
तो इस तरीके से आपको रिवीजन करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक करना वीडियो को, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बिना सब्सक्राइब की प्लीज़ मत जाना। प्लीज़ जल्दी से 10 के सब्सक्राइबर्स करवा दो यार। आप लोगों को तो बस एक बटन ही दबाना होता है। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो। प्लीज़ कर दो। टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जितना मैंने बताया सब कुछ अवेलेबल है, तो जाओ, फ्री में अवेलेबल है तो यूज़ करो, बेनिफिट लो और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बता के जाना, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी ज़रूर बता के जाना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर नीट प्रिपरेशन।